डॉक्टर दीपमाला मैडम शुरू करिए, स्पीकर आ गई हैं। उनको आप डॉक्टर रत्ना भट्ट को होस्ट बना दें, because I am not the host. I can't make him. I can't make her co-host. So please make her co-host. मैं शुरू कर रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 674वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर रत्ना भट्ट। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर रत्ना भट्ट ने होम्योपैथिक वेटेरिया मेडिका में MD किया है। ये प्रोफेसर है, PG गाइड भी है अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की। इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस 10 सालों का है और इन्होंने बहुत स्पेशली बच्चों की केसेस साइकोसोमैटिक डिजीजों पर ज्यादा प्रैक्टिस की है। इनका आज का टॉपिक है ड्रग पिक्चर ऑफ मैग्नेशिया कार्ब। सो डॉक्टर रत्ना भट्ट, आपका एक मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। जस्ट मिनट वेट, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ ताकि आप स्क्रीन शेयर कर सकें। प्लीज डॉक्टर अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर दीपमाला जी। आई होप मेरी आवाज क्लियर है। आई होप द वॉइस इज ऑडिबल। यस ओके। एंड सभी उपस्थित डॉक्टर्स को मेरा प्रणाम और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए IFPH के लिए। आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हुए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। 1 मिनट। जस्ट मिनट वेट, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैं आपको होस्ट बना नहीं पा रही हूँ। अच्छा। डॉक्टर पंकज, हाँ डॉक्टर मैडम, आप पार्टिसिपेंट्स जहाँ पे नाम लिस्ट आता है, पार्टिसिपेंट्स जहाँ पे नहीं लिखा नहीं, होगा एक्चुअली मुझे वो पता है बट अभी वो ऑप्शन आ नहीं रहा है। मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। वो तो आएगा ही, आता है हमेशा। जहाँ पार्टिसिपेंट्स रहता है उसी के नाम पे क्लिक करिएगा तो आपका आएगा। जो पार्टिसिपेंट, जैसे मेरे नाम पे क्लिक नहीं आ करिएगा, गया, जस्ट हाँ आ गया। मैडम के नाम पे करिएगा तो आ जाएगा। यस यस ओके, यस। 1 सेकेंड। डॉक्टर रत्ना भट्ट है। यस, नाउ यू आर होस्ट। अब आप यस, स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। हाँ जी, 1 सेकेंड। हमको भी को होस्ट बना दीजिएगा, हम सिक्योरिटी सब देख हाँ, लेंगे। आपको भी मैं बना रही हूँ, जस्ट मिनट। अब आप भी क्वेश्चन नहीं, हम सॉरी नहीं बने हैं, मैंने किसी और शिवन को। कुमार को बन गए। यस हाँ, जस्ट मिनट, वो मैंने रिमूव किसी कर और लिया, फिर को। हमको बनाइए। ये यहाँ से 1 मिनट आपको दिखाई दे तो मुझे बताइए। आप अपना स्क्रीन शेयर करें पहले। हाँ, मैं वही कोशिश कर रही हूँ। अब दिख रहा है मैम? नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा, ओके। मीनवाइल आई एम स्टार्टिंग। मैं एक यस, अभी दिख रहा है आपको शेयर में? आपका ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर करें तो फिर। अच्छा 1 मिनट। पता नहीं मैम, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद, तब तक मैं अपनी भूमिका स्टार्ट कर देती हूँ। मीनवाइल मैं कोशिश करूंगी कि बीच में स्क्रीन शेयर भी हो जाए। तो मैग्नीशियम कार्ब लेने का मेरा जो उद्देश्य था वो भी एक बच्चों के रिलेटेड ही है कि भाई बहुत सारे ओवरऑल बच्चों की जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है या होम्योपैथी के हिसाब से, जैसे हम उनका क्या एक साइकोलॉजी का स्टडी कर सके और कैसे हम ऐसे बच्चों को हेल्प कर सके। सो इसके साथ में कंपैरिजन में लेते हुए कुछ रेमेडीज को चलना चाहूंगी मैं, एंड उसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्ब का एक टॉपिक आगे लेना चाहेंगे। तो जैसे कि मैग्नीशियम कार्ब का हम लोग एक वर्णन करते हैं कि ओवरऑल मैग्नीशियम ग्रुप को अगर देखा जाए, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट रेमेडीज जिसको मैं इसके साथ में कंपेयर करूंगी इज वन इज मैग्नीशियम कार्ब विथ मैग्नीशियम म्यूर।
तो मैग्नीशियम कार्ब की जो मेन फीलिंग रहती है उसको कई बुक्स में लिखा गया है कि ऑर्फन जैसी फीलिंग, एक अनाथ जैसी फीलिंग। तो उसकी समझ कहाँ से आती है और कैसे चलता है? तो यह एक रो के साथ में भी हम पीरियोडिक टेबल के कनेक्शन में जाते हैं। तो उसमें दो कंटेंट रहेंगे, एक मैग्नीशियम और एक कार्ब। तो मैग्नीशियम आता है रो 3 में, कार्बन का जो आता है वो रो 2 में आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि मैग्नीशियम के इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेस रहते हैं वो एक बर्थ की प्रोसेस के टाइम से बच्चे और माँ का जो सेपरेशन रहता है उसके साथ में कनेक्ट किया गया है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सभी वो खुद अपने आप कुछ करने के लिए मतलब वो डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे, कि भाई बहुत छोटा बच्चा जस्ट बर्थ हुआ है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑल्सो बर्थ के टाइम पे भी उसने काफी सारी प्रॉब्लम्स पास करके वो अपने बर्थ प्रोसेस को कंप्लीट करता हुआ जन्म ले रहा है। और जैसे जन्म लेता है साइकोलॉजिकली ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के बर्थ के बाद में पहले एकदम इंस्टेंट उसका कांटेक्ट अपनी माता से करवाया जाए। मतलब भले ही उसको मदर से बॉडी का टच किया जाए, माँ लेके उसको मतलब थोड़ा सा सहला दे या उसको हग करे, तो उसको ये सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। बट आजकल के जमाने में या कॉन्शियसली ये चीज कितनी की जाती है, वहां एक पहला प्रॉब्लम शुरू हो सकता है कि जो बच्चे के लिए हमारे उसकी आगे की लाइफ में भी एक ज्यादा से ज्यादा चैलेंज क्रिएट करता है। तो ये थीम को आगे लेंगे कि मैग्नीशियम का मेन जो प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि एक ऑर्फन या अनाथ जैसी फीलिंग वो पेरेंट्स के और बच्चे के कनेक्शन के साथ में से जुड़ी हुई है, उसके साथ से जुड़ी हुई। जैसे कि बच्चे के लाइफ के दो इम्पोर्टेंट पहले जो ह्यूमन होते हैं वो है मदर एंड फादर। माता सबसे पहली। तो माता के साथ में बच्चा जो मेजॉरिटी डिपेंडेंट रहता है फॉर केयर, उसकी संभाल, उसको प्यार देना, उसका लालन पालन करना, उसको खुराक देना, उसकी जरूरतों को समझना, शारीरिक और मानसिक तौर पे उसके साथ में रहना और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने में जैसे जैसे लाइफ में वो बड़ा होता है तो उसके साथ में रहना। ये हम बात कर रहे हैं 0 to 5 years वाली एज में, जहां पे बच्चा बहुत टेंडरली एकदम नाजुक तरीके से अपनी मदर पे डिपेंडेंट रहता है। और जैसे आगे बढ़ेगा या बच्चा फादर को या अपने पिताजी को कैसे देखता है कि भाई पिताजी का रोल रहता है कि वो प्रोटेक्शन देंगे या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बच्चे की जरूरतों को वो ध्यान में देके जिस तरह से एक पिताजी अपने बच्चे के वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। तो मैग्नीशियम कार्ब का ऑर्फन फीलिंग होना मतलब अनाथ वाली जो एक भावना उसमें होती है, वो सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए हो या हर अनाथ बच्चे में ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल के दौर में जहाँ पे माता पिता के साथ में रहते हुए भी बच्चा भावनात्मक तरीके से अगर मदर और फादर से कनेक्टेड नहीं हो पाता तो उसमें ये फीलिंग पैदा हो सकती है। ये सिचुएशन एक तरीके की है। दूसरी सिचुएशन ऐसी भी रह सकती है कि जहाँ पे मदर इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मान लो कि वो अपने ही स्ट्रेस में या अपनी ही चिंताओं में अपनी जीवन में इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि वो उसको जो चाहिए वो इमोशनल चीजों में साथ में नहीं रह पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वर्कलोड के हिसाब से या मानसिक दौर पे थकान के हिसाब से, फिजिकल थकान के हिसाब से बच्चे की इनिशियल नीड्स एकदम जो फुलफिल होनी चाहिए, जो पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए, वो कई बार नहीं हो पाती। दूसरा एक सिचुएशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे फादर या पिताजी बच्चे के साथ में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि कई बार फादर की जॉब जो है वो बाहर है, वो फैमिली के साथ में नहीं रह पा रहे हैं और बच्चे के फैमिली में या बच्चे के आसपास में ऐसा कोई पिताजी के अलावा जैसे दादा या नाना या चाचा ऐसा भी कोई अवेलेबल नहीं है कि जो उसको एक फादरली फीलिंग फील कराए।
ऐसी कंडीशन में भी एक बच्चा जो है वो अनाथ जैसी फीलिंग महसूस कर सकता है। तीसरी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि मदर और फादर में से एक जन का देहांत हो चुका है, जो डेथ हो चुकी है, जहां पे बच्चे की वो इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है। चौथा ऐसा आ सकता है कि दोनों सेपरेट हो रहे हैं या डिवोर्स्ड फैमिली है, तो ये चीजों में ये पॉसिबल हो सकता है। और पांचवा ऐसा भी आ सकता है कि कई बार दोनों के दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों ही बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट केयर और प्यार देने में, संभाल और प्यार देने के लिए वो केपेबल नहीं रहते, वो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सभी तरीकों में ये एक फीलिंग डेवलप हो सकती है। अब ऑर्फन अनाथ वाली फीलिंग कई बार साइकोलॉजिकली अगर हम समझे तो मनोविज्ञान में भी ऐसा कहा जाता है कि भाई बच्चे के 5 से 7 साल को अच्छे से संभाल ले तो उसकी पूरी लाइफ है वो संभल सकती है। बट एक दूसरा तरीका भी चलता है कि कई बार कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि नहीं, बच्चे को खुद से ग्रो करने दीजिए या उसको अपने इंडिपेंडेंट होने दीजिए। तो मैंने कई कई ऐसी फैमिलीज में भी देखा है कि ये टेंडर एज में जब बच्चा होता है तो उसके टेंट्रम्स रहते हैं या रोना धोना वगैरह ज्यादा लगता है। तो एक ऐसा भी अप्रोच रहता है सबके साथ में कि भाई उसको अपने हिसाब से रोने दो या जैसे भी हो उसको अपने हिसाब से मैनेज करने दीजिए या उसको अपने संभाल लेने दीजिए। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि जहां पे बच्चा एक लैक्यूना या एक वैक्यूम फील करे। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे की किसी भी तरीके की जो जरूरत नहीं है वैसे भी अगर बच्चे के टेंट्रम्स चल रहे हो तो उसको पूरा किया जाए। बट ये एक सिचुएशन की बात है। तो मैग्नीशियम कार्ब की ऑर्फन वाली फीलिंग क्रिएट होने के लिए ये सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है। अब आगे जैसे बढ़ते हैं कि जहां पे बच्चे को ये केयर, एक प्यार, एक संभाल, खाना पीना, एक इमोशनल मैच्योर एनवायरनमेंट अगर नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे को ये जब फीलिंग डेवलप हो जाती है तो उसको लगता है कि मैं इसको एक्सप्रेस करने में मेरे पास सक्षमता नहीं है। क्योंकि हम बच्चे के दौर पे जब समझते हैं अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना, वो हमारी फैमिली से ही हम सीखते हैं। तो जिस बच्चे के साथ में ये इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे आगे बढ़ते हुए मैग्नीशियम कार्ब के जोन में जाते हुए ऐसे होंगे कि उनको इमोशंस को या अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो उनका ऐसे ही कई बार हो जाता है कि एक बहुत ही यंत्रवत उनकी लाइफस्टाइल, उनकी इमोशनल एस्पेक्ट चलती है, जो हम मैग्नीशियम कार्ब में देख सकते हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कई बार कि उनके अंदर उनकी भावनाओं में क्या क्या परिवर्तन चल रहा है। अब इसका थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो ऑरम मेटालिकम के साथ में कर सकते हैं कि ऑरम मेटालिकम का पेरेंटिंग जो है, उस ऑरम मेटालिकम एक ऐसा बच्चा रहता है कि जिसके पेरेंट्स में काफी स्ट्रिक्ट उनका लालन पालन किया है, एक बहुत डिसिप्लिन वे में वो जीते हैं। एंड उसके साथ में एक ऐसा कनेक्शन है कि ऑरम मेटालिकम को एफर्ट करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं अपने माता पिता के साथ में साथ से प्यार पाने के लिए। क्योंकि उनका है कि भाई इस लेवल पे आप पहुंचेंगे या इतना करेंगे तो आपके पापा आपको ये देंगे या आपकी मम्मी आपसे अच्छे से बात करेंगी। तो वो एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहां पे उनकी भी यंत्रवत लाइफस्टाइल हो जाती है, बट इमोशंस वो खुद के समझ पाते हैं। क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि वो काफी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उनमें एक गिल्ट भावना आ जाती है अगर कोई चीज सही से नहीं वर्कआउट होती। जहां पे मैग्नीशियम कार्ब का इमोशनल या भावनात्मक चीजों में ऐसा रह जाता है कि वो अपने इमोशंस को समझने में, अपनी भावनाओं को समझने में बहुत ही मुश्किल महसूस करते हैं। तो उनकी जो स्टेज है वो इमोशनल सप्रेशन की बजाय हम लोग उसको इमोशनल रिप्रेशन बताएंगे। सो एक मैं कोशिश करूंगी ये स्क्रीन शेयर करने की, अगर हो जाती है तो। तो ये रिप्रेशन वाला जो पार्ट रहता है उसमें ये चीज देखी जाती है कि भाई वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या ही बताएंगे, वैसी।
यस मैम, जस्ट आए तो मुझे बताइएगा स्क्रीन। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा, आप उसके पहले क्लिक तो करें। हाँ, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है मैम, उस पर क्लिक कीजिए। पर मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रही हूँ अभी तो डॉक उसमें मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ वो? उसमें भी मोबाइल से भी आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन बस उसको क्लिक कीजिए तो आपका स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट होगा। मैडम मोबाइल से कर रही हैं या कंप्यूटर से? मोबाइल से है सर। मोबाइल से तो इस शेयर का बटन में आने के बाद क्या उसमें आता है हाँ, स्क्रीन में? शेयर के बटन में आने के बाद में एक माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइव का शेयर पॉइंट आ रहा है, गूगल ड्राइव आ रहा है, बॉक्स, फोटो, इमेज फ्रॉम उसमें फाइल, नीचे डॉक्यूमेंट। नी, नीचे में जाइए तो ऑल स्क्रीन करके आएगा, मतलब स्क्रीन खाली स्क्रीन आएगा। लिखा है सर, स्क्रीन लिखा आ रहा है, तो स्क्रीन का जहां पे मैं प्रेस करती हूँ तो उसमें ऐसा आ रहा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम। हाँ, उसमें परमिशन मांगेगा आपसे कि जूम को हाँ, परमिशन दीजिए, तो उसमें परमिशन तो देने का स्टार्ट होगा नाउ तो। करती हूँ ना, तो उसके हाँ, बाद में अच्छा परमिशन आएगा। सेटिंग से परमिशन जूम को अलाउ करना होगा, या फिर ऑन ऑफ करके बटन आता आता है सेटिंग्स में। अच्छा, नहीं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन में क्या दिख रहा है? फिर से अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आप शेयर करिए, परमिशन मिल हम्म गया फिर आप हो जाएगा। स्क्रीन ऑल करना है, स्क्रीन आएगा शेयर करने का, तो उसी में क्लिक जी करिएगा। जी बहुत सारा जी, एप्लीकेशन आएगा, बट आपको स्क्रीन करना है कि जो मोबाइल में चलेगा वही हम लोग को दिखेगा। राइट राइट, ठीक है सर, ओके। अभी आ जाना चाहिए। हाँ, अभी अब दिख रहा है आपका मोबाइल में, आप जो देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ, अभी आ गया है आपका पावर पॉइंट। हाँ, मैग्नीशिया ओके, कार्ड आ गया जी मैम। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। वेलकम मैम, कंटिन्यू करिए। सो इसका जैसे आगे ये पार्ट मैं बता रही थी, यस जी। सो सेंसेशन, इसको जैसे हमने सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्यार और बच्चे के लालन पालन और एक डेवलपमेंट के हिसाब से हमने देखा, तो उसको एक दूसरा मिनरल्स के साथ में कनेक्ट करते हैं कि जैसे मिनरल की भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और परफॉर्मेंस में जो इश्यूज हम जनरली पाए जाते हैं, तो वही मैग्नीशियम में भी काफी हद तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रो 3 एंड रो 2 का, तो ये आप देख सकेंगे। यस, रो 3, तो रो 3 जिसमें मैग्नीशियम आता है, वो सेपरेशन और बर्थ के प्रोसेस को फॉलो करता है। और इसी के साथ में आने वाली दूसरी भी जो रेमेडीज है, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम, सल्फर, उन सभी का इसके साथ में अलग अलग तरीके से प्रतिभाव आता है। जैसे कि सोडियम अगर आप देखेंगे, तो वो आइडेंटिटी और अपनी कैपेसिटी, उस दोनों में उनका काफी तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जाएगा। मैग्नीशियम में ये स्पेसिफिक रहता है कि वो अपने हिसाब से अपनी सोच बांधना चाहते हैं, बट उसको समझाने से या एक्सप्रेस करने से काफी ज्यादा फियर और एंजाइटी महसूस करते हैं। मैग्नीशियम म्यूर में ये रहता है कि जो फीलिंग ऑफ बीइंग फोरसेकन है वो बहुत ज्यादा उसमें पाई जाती है। तो मैग्नीशियम कार्ब एक ऑर्फन वाली फीलिंग्स के साथ में रहते हैं। मैग्नीशियम म्यूर जो रहता है वो फोरसेकन फीलिंग के साथ में पाए जाते हैं। उनका यही रहता है कि सेंट्रल क्वेश्चन ये पूरी रो का ये हम समझ सकते हैं कि बर्थ होने के बाद में बच्चे को पता तो चल गया है कि वो सेपरेट है, बट वो कौन है उसमें बहुत ज्यादा वो फंसा पड़ा है। ये अलग अलग और रोज के साथ में और एलिमेंट्स के साथ में उसकी कंपैरिजन कर रही है। जैसे कि बोरोन है, तो उनका डाउट रहेगा कि वो खुद अपनी मदर के साथ में कनेक्टेड है कि नहीं है। कार्बन, जो मैग्नीशियम कार्ब में जो कार्बन है, उसमें रहता है कि फियर नॉट बीइंग एबल टू बी बाय हिज ओन। उनका बहुत ज्यादा ये रहता है कि वो किसी ना किसी के साथ में एक सपोर्ट देखेंगे, वो खुद अपने हिसाब से अलग नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही आगे दो तीन और कंटेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन में हम आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी जानते हैं कि क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का बहुत ज्यादा फियर उनको पाया जाता है, जिसका कनेक्शन भी हम मदर की वूम्ब से और इंडिपेंडेंस से कर सकते हैं। मैग्नीशियम और कार्ब जो दो मेन एलिमेंट है, उसमें मैग्नीशियम की थीम में जाएंगे तो इंडिपेंडेंस, फियर ऑफ लॉस, फोर सेकंड फीलिंग, पैसिफिज्म,
एग्रेशन और सर्च फॉर आइडेंटिटी, उसी के आसपास मैग्नीशियम पेशेंट के काफी इश्यूज रहते रहेंगे। और कार्ब का जो पार्ट है, अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पेशेंट की डिग्निटी, प्रोडक्टिविटी या उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा रिजिड और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, उनको खुद की सेल्फ वर्थ और वैल्यू में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, टिमिडिटी और शाइनेस है, मतलब बहुत ज्यादा सहमापन है, तो वो चीजें हम कनेक्शन करके वो समझ सकते हैं कि ये मैग्नीशियम कार्ब है। एक कॉन्स्टिट्यूशन वाइज या फिजिकली हम जैसे मैग्नीशियम कार्ब को समझना चाहे तो वॉर्न आउट वर्ड उनके लिए एकदम से सही रहेगा, मतलब एकदम थका हारा, बहुत ही ज्यादा इस तरीके की उनकी फिजिकल परिस्थिति कि जिसे हमें लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया है और अभी ये शारीरिक दौर से कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है, उनको बहुत ज्यादा ताकत और एनर्जी लगानी पड़ रही है अगर कोई छोटी चीज भी वो कर रहे हैं। तो इसके साथ में एक मैग्नीशियम कार्ब की सेंसिटिविटी शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हमें पता चलती है, जैसे सेंसिटिविटी टू टच, कोल्ड एयर, इफेक्ट्स ऑफ शॉक्स, ये शॉक या एकदम से सहम जाना वो शारीरिक और मानसिक तौर पे इनका बहुत ही बड़ा एक इश्यू रहता है। नर्व पेन, जो न्यूरालजिया रहता है, उसकी इंटेंसिटी वो पूरे मैग्नीशियम ग्रुप में हमें दिखती है। मैग्नीशियम कार्ब ले लीजिए, मैग्नीशियम म्यूर ले लीजिए, मैग्नीशियम फॉस में तो है ही नर्व्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। एंड स्पेशली सफरिंग, अगेन हम इसका फिजिकल और मेंटल कनेक्शन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि उसकी जो थीम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है बच्चे का जन्म लेना, तो वही उसकी फिजिकल कंप्लेन में भी आता है कि प्रेगनेंसी स्टेट में मदर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, जिसमें न्यूरालजिया, टूथेक और नौशिया वो टॉप मोस्ट रहता है। कॉन्स्टिपेशन एंड वॉर्न आउट कंडीशन, मैग्नीशियम कार्ब अगर उसके लिटरेचर पढ़ते हैं और पहले की दवाइयों को भी देखते हैं तो मैग्नीशियम कार्ब का एक रोल रहता है स्टमक की प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, स्पेशली बच्चों में। लाइक मुझे पता है कि पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके एक रेमेडी आती थी जो अभी भी शायद प्रैक्टिस में हो, तो बच्चों को डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए काफी वो दी जाती थी, और सावरनेस ऑफ स्टमक जो उनका मेन एक कंप्लेन रहता है। तो दिस इज, अब ये फिजिकल तौर पे ऐसे लोगों को भी दी जाती है जिन्होंने बचपन में काफी ऐसी दवाइयां जिनको दी गई है और आगे जाके जिनकी स्टमक की प्रॉब्लम्स काफी बढ़ती है एडल्टहुड में या बड़े होके। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि मेन फीलिंग इनकी जो रहती है वो ऑर्फन वाली रहती है। एंड स्टेट ऑफ इन्फेंट, दिस ऑल वी हैव सीन। रिप्रेस्ड इमोशंस, अब ये रिप्रेस्ड इमोशंस है जो इनको पता भी नहीं है कि कहाँ से इनके जो इमोशंस आ रहे हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करना, बट ये रिप्रेशन बॉडी में कहीं ना कहीं डिजीज के दौर पे बाहर आना ही आना है। तो वो मैनिफेस्ट होता है एक ट्रिमेंडस एंजाइटी, बहुत ही ज्यादा चिंता में, जिसका कोई रीजन पता नहीं है। एंड दूसरा मैनिफेस्टेशन है स्लीपलेसनेस, रात को नींद नहीं आना। मैग्नीशियम ग्रुप का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्लीप डिस्टरबेंस। हो सकता है पेशेंट जब हमारे पास आए तो केस टेकिंग के दौरान हमें मेंटल एस्पेक्ट इतने डिटेल में नहीं बताए, क्योंकि जैसे वो फीलिंग उनको खुद को ही नहीं पता है, तो वो शायद आपको हमें ऐसा बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा चिंता रहती है, पर पता नहीं चलता कि इतना चिंता क्यों रहती है, और बार बार उनकी प्रॉब्लम्स वहीं पे आके अटकेगी। नींद नहीं आना, रात को अपने हिसाब से सोचते रहना, तो ये सब मैग्नीशियम कार्ब की मेन प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आउटलेट है इनकी मनोपरिस्थिति को जानने का, वो है इनके ड्रीम्स। तो ये सारी चिंताएं, उनकी फीलिंग्स उनके ड्रीम्स में प्रदर्शित होती है। तो मैग्नीशियम कार्ब की प्रिस्क्रिप्शन के लिए उनके ड्रीम्स को जानना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज रह जाता है। रिप्रेशन को एक तरह से ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है कि दे फील दैट दे शुड नॉट मेक एनी डिमांड्स, उनको ऐसे ही लगता है
कि क्योंकि पहले इनिशियल इयर्स में उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, उनको वो जो चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिली, प्यार ही ले लो, खाना-पीना कुछ भी, जहाँ पे उनकी स्ट्रगल रही है, भावनात्मक तरीके से वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको कहीं न कहीं सेल्फ वर्थ का इश्यू आ जाता है। और इसीलिए उनको लगता है कि वो ये काबिल ही नहीं है कि वो किसी के साथ में कुछ डिमांड करके कुछ माँग पाएँ। इवन उनको ये भी लगता है कि वो किसी से हेल्प भी नहीं माँग सकते। उनको किसी से हेल्प भी नहीं चाहिए, नहीं माँगना चाहिए। उनको बस सब खुद से ही खुद करना रहता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्ब का और मैग्नीशियम म्यूर का एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। प्रिस्क्रिप्शन में जो हम डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि मैग्नीशियम कार्ब हेल्प माँगने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। जनरली तो वो हेल्प माँगते ही नहीं है। और मैग्नीशियम म्यूर जो है, उनकी मेन फीलिंग रहती है फ़ॉरसेकन, अकेला पड़ जाना। मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा। तो मैग्नीशियम म्यूर ओवर गिविंग में जाते हैं। उनसे कुछ हो या ना हो, वो दूसरों की हेल्प करते ही जाएँगे। वो सभी लोग जो उनके लिए काफ़ी मायना रखते हैं, वो कभी ना नहीं कह सकते। तो मैग्नीशियम म्यूर का ये फ़ियर कि मेरे साथ में जो मेरे इम्पोर्टेंट लोग हैं, मुझे छोड़ के चले ना जाएँ, उसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे हो या ना हो, देता रहेगा, हेल्प भी करता रहेगा। और मैग्नीशियम कार्ब का ये रेज़िस्टेंस रहेगा किसी और के पास से हेल्प लेने के लिए। द वे ऑफ टॉकिंग जैसे बोलना बोलने में काफ़ी लोग अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हमारा ये ह्यूमन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम बोल के अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। बट इनका ये जो है वो इमोशनल चीज़ों से कनेक्शन नहीं होगा। उनका जो टॉक होगा या बात करने का तरीका या उनका स्वभाव भी काफ़ी तरीके से इंट्रोवर्ट रहेगा। कई बार तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही प्लेन उनकी स्पीच जा रही है जिसमें ना कुछ इमोशंस हमें फ़ील हो रहे हैं, ना कुछ है। ये जो बोलने का तरीका है या बॉडी लैंग्वेज में या कॉन्स्टिट्यूशन में जे जो बहुत महत्व का रहता है, तो मैग्नीशियम कार्ब में ये चीज़ रहेगी, उनका प्लेन और बहुत फॉर्मल इंटरैक्शन। एक दूसरा मैंने जो पढ़ा था ऑरम मेटालिकम में, कि ऑरम मेटालिकम की स्पीच में भी आपको यही महसूस होगा कि वो आपकी मतलब उनका बहुत फॉर्मल तरीका रहता है। उनको भी अपने इमोशन एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। बट ऑरम मेटालिकम को अपने इमोशंस पता होते हैं। वो सिर्फ व्यक्त करने में प्रॉब्लम आती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑरम मेटालिकम के साथ में उनके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम्स बयान कर रहे हैं कि भैया मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है और हम कुछ भी आंसर शायद नहीं दे रहे। बट और हम अपने दिल से ये चीज़ों को सोचेंगे और थोड़े के दिनों के बाद में अपने फ्रेंड को शायद सॉल्यूशन बता दें। तो उनके फ्रेंड को लगेगा कि अरे इसने मेरी बात सुनी भी है। तो ये डिफरेंस है ऑरम मेटालिकम में और मैग्नीशियम कार्ब में। दूसरे एस्पेक्ट जैसे हम देखते हैं इनसिक्योरिटी, ड्रीम्स, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, नेग्लेक्टेड फीलिंग और एग्रेशन। ड्रीम्स में काफी एग्रेशन भी हो सकता है और रिप्रेशन जो है वो फाइनली इनसिक्योरिटी में आएगा। एंजाइटी, चिंता बनी रहना, फियर रहना, कुछ हो जाएगा, कहीं कोई चला जाएगा, मुझे छोड़ दिया गया है, वो एक पहली फीलिंग उनकी और उन पे पूरा फोकस नहीं आ रहा है। तो वो एक चीज़ रहेगी। ड्रीम्स में मैं कुछ और भी ड्रीम्स बताना चाहूँगी, वो बड़े स्पेसिफिक रहते हैं। मैग्नीशियम कार्ब ऐसा होता है कि कई बार उनको प्लेंटी ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं और जो सिंबॉलिक रहते हैं। मतलब जिसका एक सिंबल या पिक्चराइज़ेशन या लाइफ स्टोरी उनको दिखती है, बट उनको डिटेल में समझ पाएँ तो हमें पता चल सकता है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम कार्ब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल से पसार हो रहे हैं, तो उनको कुछ छूट गया है या वो बहुत ही कुछ ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे उनकी हैरेसमेंट हो रही है या एक शाय परिस्थिति में उनको खड़ा रहना पड़ रहा है, ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं। उनको जो ऐसा भी आता है कि वो एक बच्चा बन गए हैं और एक बहुत ही ज़्यादा उबले हुए पानी में नहा रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है, ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जिसमें उनको खाई में फेंक दिया गया है। उनको ऐसा लगता है कि वो गिर रहे हैं और ऐसी जगह पे गिर रहे हैं जिसका कुछ अंत ही नहीं है। एक ऐसी डीप खाई है जिसका कोई भी अंत नहीं है।
उनको अपने डेड रिलेटिव्स या डेड क्लोज्ड वंस जो होते हैं उनके सपने आ सकते हैं। उनको लग सकता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में फंस चुके हैं और कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। ये सारे जो ड्रीम्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट या बार बार आने वाले ड्रीम्स में रेपर्टरी में और मटेरिया में ये लिखा गया है कि उनके 2 ड्रीम बड़े स्पेसिफिक है। ड्रीम्स ऑफ लेफ्ट बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, उनको छोड़ा जा रहा है। मतलब कैसे, अगर पिक्चर में या मूवी की सिचुएशन में देखे तो वो ऐसे भी दिखता है उनको कि ट्रेन में पूरी फैमिली चढ़ गई है, वो नहीं चढ़ पा रहे हैं। सब फैमिली मेंबर्स कहीं घूमने गए हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे उनकी ट्रेन छूट गई है। एग्जाम में पेपर आ गया है बट वो फेल हो रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। और जब मैग्नीशियम कार्ब दे दिया जाए और या फिर वो अगर कुछ हैप्पी परिस्थिति में या खुश मिजाज परिस्थिति में जी रहे हैं, तो ये सभी ड्रीम्स उनको पॉजिटिव वे में आते हैं, क्योंकि इमोशन रिलीज उनके ड्रीम्स द्वारा ही होते हैं। तो तब उनके हैप्पी ड्रीम्स स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, या फिर उनके दोस्तों से मिल रहे हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, वो सभी उनके ड्रीम्स में पाया जाता है। तो ड्रीम्स को मैग्नीशियम कार्ब के प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट गिना जाता है। यस। लेफ्ट बिहाइंड को, यस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, राइट। निग्लेक्टेड फीलिंग, ये इसका एक और भी कनेक्शन रहता है कि कई बार प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है, तो ऐसे बच्चों में भी ये पाया जाता है कि बहुत ही, जैसे हमने होम्योपैथी में भी देखा है कि कई सारी मेडिसिन में ऐसा लिखा है कि प्रेगनेंसी दौरान मदर के जो भी एक्सप्रेशंस या इमोशंस रहते हैं उनकी बहुत ज्यादा इफेक्ट आती है बच्चों पे। तो ये बच्चे सबकॉन्शियसली कैरी करते हैं ये सभी भावनाओं को। और कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी में जेंडर बायस के हिसाब से लड़का लड़की के डिस्क्रिमिनेशन में जब नहीं चाहिए और वो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें ये फीलिंग काफी डीप रूटेड पाई जाती है। ये बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे पाई जाती है। और इसके हिसाब से उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनको लगता है कि वो किसी से कुछ मांगने के काबिल नहीं है, उनको जो भी करना है खुद ही करना है। या फिर ऐसे लोग ऐसे बन जाते हैं कि वो इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी एज से ज्यादा ही सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। एक बीच वाला फेज ऐसा आता है कि जिसमें एग्रेशन हम कई पेशेंट्स में देख पाते हैं कि वो ये पूरी चीजों को कोप अप नहीं कर पाते, एंड पेसिफिज्म या एग्रेशन में भी वो जा सकते हैं। मेंटल एस्पेक्ट में काफी सारी चीजें इसी से रिलेटेड हमने कंप्लीट की। तो फिजिकल एस्पेक्ट में क्या मैनिफेस्टेशन रहते हैं, तो दिस आर द मेन एलिमेंट्स। ये सब कॉजेटिव फैक्टर्स हम गिन सकते हैं जिससे प्रॉब्लम्स शुरू होती है। कि शॉक, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी ये मेडिसिन में हम देखते हैं, शारीरिक और मानसिक दौर दोनों पे। मेंटल डिस्ट्रेस, injudicious feeding, blows, vexation, dentition, excess care and worry, slightest touch and milk। बहुत सारे बच्चे के बर्थ के बाद में बहुत सारे माइलस्टोन्स वो पास थ्रू करते हैं, बट शायद उसमें वन ऑफ द टफेस्ट जो एक बहुत ज्यादा परिवर्तनशील गिना जाता है वो डेंटिशन का फेज रहता है। तो यह फेज में ये प्रॉब्लम ज्यादा पिक पे आती है, बिकॉज बहुत ज्यादा चेंजेस रहता है, एक बच्चा भी काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से पास ऑन होते हैं, तो उस टाइम पे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेन एक्शन हम मैग्नीशियम कार्ब का देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, लीवर, उस पे रहता है हाइपर एसिडिटी एंड सावर डायरिया। सावरनेस फीलिंग जो है और सावरनेस डिस्चार्जेस का पूरा मैग्नीशियम कवर करेगी। मैग्नीशियम के साथ में ही चलती कैलकेरिया कार्ब भी है जिसमें भी सावर डिस्चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। और कैलकेरिया कार्ब का जैसे हम समझे तो कैलकेरिया कार्ब इससे एक लेवल आगे है, मतलब उसमें सेपरेशन और बर्थ के दौरान वाली एंजाइटी नहीं है, बट यस उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत रहती है। वो पूरे ओवर प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में या उनको आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए, वो मेंटालिटी से डील करते हुए आते हैं। एक और रेमेडी इसमें आती है जो कंपेयर हम कर सकते हैं, दैट इज कार्सिनोसिन।
कार्सिनोसिन में भी काफी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रहती है और बच्चे को एक तरीके से दायरे में रहना, कुछ ही हिसाब से पेश आना, बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखा जाता है। तो उनके जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत दैट इज वही एक रीजन, एक मेन रीजन गिना जाता है कि वो बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनको सबको खुश रखना है, डिजायर टू प्लीज एवरीवन। तो उनमें एक ये रहेगा, क्योंकि वो अगर दूसरे को खुश नहीं रखेंगे तो उनको प्यार नहीं मिलेगा। थर्मल पूरा मैग्नीशियम ग्रुप जो है वो चिली में आता है एंड बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी कोल्ड एड से रहती है। फिजिकल लुक में अगर हम देखें तो फेस पेल, वैक्सी, सिकली एंड सैलो, सिकली काउंटेनेंस, मसल्स बड़े लैक्स होते हैं और बहुत ज्यादा, जैसे कि वॉर्न आउट कंडीशन की हमने बात की थी, बहुत ही जल्दी थक जाना और थोड़े से ही काम काज करने पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाना, जो कि कैलकेरिया कार्ब में भी हम देखते हैं कि कैलकेरिया कार्ब में भी सेम तरह का ही कॉन्स्टिट्यूशन हम पा सकते हैं, बट उसमें फैट, फ्लेबी एंड बहुत ज्यादा इजीली टायर्ड हो जाना ये रहता है। पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द मेलार बोन्स, वो एक कंप्लेंट पाई जाती है। टेंशन एज ऑफ वाइट ऑफ एन एग ड्राइड ऑन इट, ट्यूमर्स ऑफ मलार बोन्स, वो भी देखने को मिल सकते हैं। मैग्नीशियम कार्ब की रिप्रेशन फीलिंग में कई बुक्स में एक ऐसी भी चीज लिखी गई है कि सेक्सुअल एस्पेक्ट पे कई बार ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनके विल के अगेंस्ट उनका सेक्सुअल शोषण हुआ हो, या ऐसे कोई कंडीशन में से या कोई बुरे फेस में से वो पास होते हैं, तो वो भी एक ऐसे दौर में चले जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन को ऐसी आदत है कि बहुत ज्यादा पेनफुल अगर कोई मेमोरी है तो उसको बहुत डीप चले जाना, जैसे वो पेशेंट अगर कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो एक ऐसे अंदर एक तनाव बने रहना, बट पता नहीं चलना, और उसी के हिसाब से इमोशनली नम हो जाना, तो ये भी एक मैग्नीशियम कार्ब में पाया जाता है। फिजिकल कंप्लेन के साथ में आईज एंड आईबॉल एनलार्ज्ड एंड सेंसिटिव टू प्रेशर, जैसे हमने वो पिक्चर में भी देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड हेडेक, वो भी एक मैरास्मेटिक चिल्ड्रन में इन जनरल उनका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। और वर्टिगो वर्स व्हेन नीलिंग, वो एक फटीग वाली जो सिचुएशन रहती है उसमें नील डाउन करने से वर्टिगो रहता है। डेफनेस कम्स सडनली एंड वेरीज ऑन टेकिंग कोल्ड, टूथ के साथ में कनेक्ट करके हम एक डेफनेस का भी सिम्टम रहता है, न्यूरालजिक पेन, टूथेक एंड डेफनेस। टूथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ही कॉमन देखा जाता है, वो भी एक चीज है, बट वो नाइट एग्रावेशन के साथ में है, जैसे ही रात होगी वो दर्द जो है एकदम ही पीक पे पहुंच सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में या एक ऑब्जर्वेशन में ये भी पाया जाता है कि कई बार उनकी स्पीच जो है काफी स्टैमरिंग वाली रहती है, एंड विजडम टूथ के काटे जाने पे या निकाले जाने पे ये सब प्रॉब्लम्स का स्टार्ट होना हो सकता है। टीथ फील टू लॉन्ग, दिस इज वन ऑफ द सेंस, ये एक फीलिंग है जो पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत बहुत ही लंबे हो चुके हैं और मेरा माउथ रात को ड्राई होने लगता है। कैटरल कंडीशन, कैटरल कंडीशन में भी मैग्नीशियम कार्ब के जो रिजल्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ड्राई कैटरल होगा, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, एंड अल्सर जो होते हैं वो भी एक तरीके के पुरानी चीजों के साथ में रहते हैं। स्किन में ईचिंग और बर्न्स रहते हैं, और ड्राइनेस वन ऑफ द एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये मेडिसिन में जाना जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस, मेंस्ट्रुअल कंप्लेन में भी फीमेल्स में ये रेमेडी बहुत ही अच्छे रिजल्ट जैसे देती है। सोर थ्रोट एंड वर्स बिफोर मेंस्ट्रुएशन, वेनेवर जब पेशेंट थ्रोट से निकालने की कोई कोशिश करेगा या गला क्लियर करने का, तो काफी ज्यादा चीजी मैसेज वो निकलता है। एंड क्रेविंग फॉर ओपन एयर, भले ही मैग्नीशियम कार्ब का जो थर्मल रिएक्शन है वो सेंसिटिव है, बट वो कोल्ड एयर से है, और जहाँ पे उनको ये डिजायर तो जरूर रहती है कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट जब हो तो उनको एक खुली हवा में सांस लेना पसंद है।
स्टमक जैसे बच्चों से लेके बड़ों तक में जो स्टमक की प्रॉब्लम है वो मैग्नीशियम कार्ब में कवर होती ही होती है। कहीं ना कहीं से वो लीड जरूर मिलती है कि इनके स्टमक की प्रॉब्लम है। इनऑर्डिनेट एपेटाइट फॉर मीट बहुत ज्यादा बच्चों में ये पाया जाता है। क्रेविंग्स में मीट, फ्रूट्स, एसिड, वेजिटेबल्स, अवर्जन टू ग्रीन फूड, मुझे लगता है ये सभी चीजें तो आजकल के बच्चों में देखने को मिलती है। डिसएग्रीज कैबेज एंड पोटैटो। मैग्नीशियम कार्ब जनरली जो अपनी पेट की तकलीफों को बयान करना शुरू करता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सावरनेस से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसका मेन कनेक्शन ही वही है कि सावरनेस ऑफ द स्टमक एंड सावर इरिटेशन। अगर खाना खाया भी है तो डकार भी ऐसी आएगी कि जिससे लगेगा कि ये पूरा ही पूरा सावरनेस फील हो रहा है। नोशिया एंड कमिंग अप इन थ्रोट ऑफ सावर फूड। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम एंड एनस, ये काफी दो रेमेडीज में इसके साथ में कंपेयर किया जा सकता है। जैसे एल्यूमिना में भी हमें सेम ही सिम्टम मिलता है, पूरी की पूरी डाइजेशन प्रोसेस सही तरीके से चल रही है, बट रेक्टम और एनस के पैरासिस के कारण जो स्टूल इवैक्यूएट होना है वो नहीं हो रहा है। इससे पूरा उसका रिटेंशन होता है और आगे स्टमक में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम चलती है। स्टूल इज लार्ज एंड हार्ड, रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग टू एक्सपेल। ग्रेट स्ट्रेनिंग भी इसी हिसाब से क्योंकि पैरासिस कंडीशन है, बाकी ओवरऑल तो स्टूल पास हो ही रहा है। ऑल्सो जैसे रेस्पिरेटरी में ड्राइनेस थी, स्टूल में भी हमें ड्राई, हार्ड एंड क्रम्बलिंग स्टूल देखा जा सकता है। एंड जब पास करते हैं तो बहुत सारे पीसेस में पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो स्टूल का कैरेक्टर है जो डायरिया में पाया जाता है, ग्रीन पार्ट जो है स्टूल में वो ऑलमोस्ट वाटरी पोर्शन जैसा है और वो फ्लोट करता है। उसमें दूसरी तरीके में कई बार लंपी एंड लिक्विड भी स्टूल रहता है। तो बहुत सारे स्टूल के वेरिएशन एंड स्पेसिफिक जो इसको बोला जाता है ग्रीन लाइक स्कम ऑफ फ्रॉग पॉन्ड। दिस इज द ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड गाइडिंग सिम्टम हम समझते हैं। फीमेल सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्ब, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि एक तरीके का बहुत ऐसे जैसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बीमारी में से कोई उठा हुआ हो या ऑलरेडी बीमार कोई व्यक्ति हो, ऐसा उनका अपीयरेंस रहता है। बहुत ज्यादा थकान हो जाना और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, और चेंज ऑफ वेदर में इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम फील करते हैं वो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन में, जब इनको काफी चैलेंजेस रहते हैं। एंड कई सारे पेशेंट ऐसे बोलते भी हैं कि मुझे पता है कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं और मुझे अभी सर्दी होने ही वाली है या मुझे अभी हेडेक चलने ही वाला है। एंड हर बार एवरी टाइम मासिक आने से पहले उनको सर्दी की तकलीफ पाई जाती है। जबकि ओवरऑल ये रेमेडी में अगर रिपीटेशन देखे तो पीरियोडिसिटी में 3 वीक का टाइम लिखा है, 3 वीक्स या 21 डेज में पूरी कंप्लेंट्स रिपीट होती है। थिक डार्क मेंसेस कई बार बहुत लेट आता है, फ्लो स्कैंटी होता है और सोने के टाइम पे ही होता है। राइजिंग एट नाइट और राइजिंग और लाइंग डाउन, सीजेस व्हेन वॉकिंग एंड बाय प्रेशर इन द एब्डोमेन, लीव्स अ फास्ट ट्रेन। स्टेनिंग उनका बहुत ही होता है कि जो जाना या सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ल्यूकोरिया एक्रिड प्रिसीडेड बाय कॉलिक रेगुलरली आफ्टर मेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको हर बार ल्यूकोरिया के साथ में पेट की तकलीफ रहना। ये भी एक चीज है जब हम मैग्नीशियम फॉस में भी देखते हैं, बट मैग्नीशियम फॉस में डिस्मेनोरिया में जो बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी गिरी जाती है उसमें भी हम ये पाते हैं कि मैग्नीशियम फॉस में इलेक्ट्रिक या शूटिंग पेन लाइक, टियरिंग पेन लाइक प्रॉब्लम होती है। ये टूथेक की कंपैरिजन 2-3 रेमेडीज के साथ में मैंने की है कि मैग्नीशियम कार्ब में प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल में टूथेक का होना बहुत ही पाया जाता है, जो कि नाइट एग्रावेशन के साथ में रहता है। रतानिया भी जो प्रेगनेंसी में कंप्लेन में टूथेक रहता है, बट उसमें जो है वर्स और लाइंग डाउन है, मोडालिटी सभी की कुछ ना कुछ चेंज है। कैमोमिला में टूथेक ड्यूरिंग मेंसेस, एंटरिंग इनटू वार्म रूम एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैग्नीशियम कार्ब बेबी, जो कि डेफिनेटली स्मेल सावर्स लाइक हेपार सल्फ,
एंड उनको जैसे क्लीन करना, जितना भी नहलाने के बाद में भी उनकी बॉडी में से एक टिपिकल स्मेल आती रहती है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और स्टूल, रूम, यस, रूम के साथ में जो कंपैरिजन करते हैं, तो रूम का अब्यूज ऑफ रूम इज ऑल्सो टू बी गिवन फॉर द अब्यूज ऑफ मैग्नीशिया। कई बार जैसे बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन या ओवरऑल एलोपैथिक में भी जैसे मैग्नीशियम दिया जाता है, तो उसके हिसाब से हम ये मेडिसिन जैसे रूम दे तो वो क्लियर कर सकते हैं। यस, कैमोमिला और मैग्नीशियम कार्ब, तो एक कंपैरिजन में ऐसा करते हैं कि दोनों ही जो डेफिनेटली बच्चों के लिए पाई जाती है, दोनों में ही एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस और एंजाइटी दिखती है। बट कैमोमिला, हम सभी जानते हैं कि कैमोमिला का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही इरिटेबल और बहुत ही इंटेंस रहता है। मैग्नीशियम कार्ब में हम ये नहीं पाएंगे। वो एंजाइटी या चिंता या रेस्टलेसनेस होगी, बट अगली बिहेवियर जो कैमोमिला में टिपिकल लिखा है वो मैग्नीशियम में नहीं रहेगा। एंड स्टूल में भी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है। ऑल्सो कैमोमिला में ये जैसे ही पाया जाता है कि कैमोमिला बच्चे की मदर्स में काफी एंगर और इरिटेशन रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बच्चे को जब फीडिंग करते हैं तभी भी पाया जाता है, जो हम मैग्नीशियम कार्ब में नहीं पाते। तो दोनों के ही डीप डाउन एक्शन है, दोनों ही कॉलिक में भी काम करती है, स्टूल भी कैरेक्टर में भी काफी कभी कई बार सिमिलैरिटी लगती है, बट ये अलग है। कैलकेरिया कार्ब के साथ में हमने ऑलरेडी उसको देखा, बट बोथ हैव सिमिलर पॉइंट्स देखे तो दोनों में ही सावर स्टूल, रिजेक्शन टू द मदर्स मिल्क एंड इम्परफेक्ट नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। ये टिपिकल एक स्टूल देखा जा सकता है, पॉटर्स क्ले जिसको बोलते हैं। एपेटाइट increased for milk and meat. When milk is taken, it continually passes in the bowel in the form of white potter clay or like putty. Magnesium sanguinaria and nux moschata, rheumatism. मैग्नीशियम कार्ब में राइट शोल्डर में रूमेटिक पेन रहता है, और वर्स आफ्टर लॉन्ग वॉक एंड इन बेड, बेटर फ्रॉम वार्मथ। मैग्नीशियम में ये तो रहेगा क्योंकि चिली रेमेडी है, तो बेटर बाय वार्मथ, वो एक सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट रहता है। रूमेटिज्म ऑफ सैंग्विनेरिया में अपोजिट रहता है, राइट साइड का शोल्डर एंड लेफ्ट साइड का हिप, कटिंग पेन, स्टीफनेस, वर्स वाइल राइजिंग एंड टर्निंग द आर्म एट नाइट, pain in arm. And nux moschata, rheumatism of left shoulder, by getting fit weight from exposure to draft of cold air and white heated, better by warmth. In certain cases, extremities, tearing pain of shoulders as if dislocated, right shoulder painful, cannot raise it. Skin, earthy, shallow, itching of vesicles and fingers, nodocytes. ट्यूमर के केस में भी ये जा सकता है, बिकॉज जैसे कि कार्सिनोसिन के साथ में मैंने बताया, जो मेन फीलिंग रहती है डिजायर टू प्लीज अदर्स एंड सप्रेशन ऑफ इमोशंस बहुत इंटेंस रहते हैं, तो वो एक कार्सिनोसिन की थीम है और उससे कैंसर या ट्यूमर के साथ में हम कनेक्ट करते हैं। तो सेम मैग्नीशियम भी एक ट्यूमर में रोल प्ले करते हैं, उसका बहुत ज्यादा एक्शन रहा है कि वो एक ट्यूमर को नोडोसाइट को उसको क्लीन करने में हेल्प करे, तो यहाँ पे भी सप्रेशन, रिप्रेशन ऑफ इमोशंस पाया जाता है। फीवर, चिली इन द इवनिंग, फीवर एट नाइट, सावर ग्रीसी पर्सपिरेशन, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, मोर टायर्ड ऑन राइजिंग देन रिटायरिंग। पूरी नींद ही ठीक से नहीं होगी तो डेफिनेटली जब उठेंगे तब ज्यादा ही प्रॉब्लम में होंगे, और सोने के टाइम पे जाते हैं तब तो माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उनके सोच विचार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा फ्रेश भी फील होता है, बिकॉज माइंड पूरा एक्टिव चलता रहता है। ऐसे ही जैसे तैसे सोएंगे, इसमें इतने सारे ड्रीम्स होंगे जो चलते रहेंगे, सुबह उठेंगे डेफिनेटली फ्रेश नहीं होंगे। ये सिम्टम हमें मैग्नीशियम म्यूर में भी पाया जाता है, स्लीप का। Modalities, general modalities, warmth of bed, aggravation, change of temperature, cold wind or weather, aggravation every 3 weeks, and amelioration from motion, warm air, walking in open air. Yes, तो ये एक मैग्नीशियम कार्ब की छोटी प्रस्तुति मेरी ओर से। हेलो।
थैंक यू जी। डॉक्टर रत्ना मैम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। आप अपने स्क्रीन शेयरिंग पहले हटा दें। अच्छा। हाँ जी। अभी भी आपका स्क्रीन शेयरिंग है ही। अच्छा है ही? ओके, अभी गया होगा मैम। हाँ, जी। यस यस। हम्म। आपने बहुत ही अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन रहा है। बहुत ही खूबसूरती से मैग्नीशियम कार्ब को आपने डिस्क्राइब किया। अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में टाइप कर दें। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि कुछ केसेस भी आप प्रेजेंट करें, प्लीज। केस, कोई केस हो ओके। तो आप काइंडली किसी केस के बारे में आप डिस्कस करें। केसेस में मैंने जो एक बच्चे के ही केस का देखा था कि जिसमें 3 इयर्स एज होगी बच्चे की, एंड उनके जब बच्चे के बर्थ के बाद में करीबन 6-8 महीने के बाद में ही पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, और मदर का डिप्रेशन में फेज में चले गए। तो पूरा उनका यही, जब मैं मदर की हिस्ट्री ली गई तो उनके पास में यही मिला कि उनका यही सोचना था कि वो सेपरेट हो जाए या साथ में रहे, सेपरेट हो जाए हस्बैंड से या साथ में रहे। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट उनका चला, एंड फाइनली जब 3 इयर्स की एज में बच्चे को लेके वो आए तब ऑलमोस्ट यही सिचुएशन पे थे कि वो डिवोर्स की ओर ही बढ़ रहे थे। तो बच्चे को बार बार जीआईटी का प्रॉब्लम और डायरिया हो जाता था। हालांकि बच्चा बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो हमें लगता है कि ठीक है, उसका ब्रॉटअप वगैरह एज के हिसाब से बढ़ रहा है, चल रहा है। तो ओनली प्रॉब्लम उनका जो मुझे देखने को मिला कि डायरिया हो जाना और कॉन्स्टिपेशन, यही प्रॉब्लम उसकी बच्चे की बार बार चलती रहती थी। तो यही बेसिस पे मैंने मैग्नीशियम कार्ब 200 दिया था, एंड फिर कुछ दिन के वेट 15-20 दिन के बाद में अगेन जैसे एक फेज आया तब दिया। तो ये 2-3 बार देने के बाद में बच्चे को काफी जीआईटी प्रॉब्लम में आराम आ गया था, वैसे था। एंड फीमेल के केस में भी एक मेरा खुद का तो नहीं है, बट मैंने जब ऐसे कोई जर्नल वगैरह में भी पढ़ा था तो उसमें एक आया था कि एक फीमेल जो थी उसको हेडेक का काफी प्रॉब्लम रह रहा था, एंड बाकी उनका पूरा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी देखा जाए पेशेंट को ज्यादा हिस्ट्री देने के लिए रेडी नहीं है। तो उनके साथ में जो उनके अटेंडेंट आए थे उनके हिसाब से जब उनकी बात हुई तो पता चला कि उनको काफी बचपन में मारा जाता था, या एक तरह से फिजिकल अब्यूज गिना जाए तो एक ऐसी कंडीशन में वो चले गए थे कि जिसमें उनको बयान करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस टाइम पे मैग्नीशियम फिजिकल एग्रावेशन फ्रॉम चिली और वो कुछ सिम्टम्स मैच होते थे, तो मैग्नीशियम कार्ब 1 mg से उनको काफी फर्क आया था। यस सर, डॉक्टर राम प्रसाद, यस सर, आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, डॉक्टर राम प्रवेश सर ने हैंड रेज किया। सर जस्ट नेटवर्क। एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है, रूब्रिक्स के रिलेटेड कुछ बताएं। इससे ओके। इससे रिलेटेड रूब्रिक्स है तो बताएं। हाँ, रूब्रिक्स में मैम एक यही है, ये रूब्रिक्स एक मिनट। एक तो डिल्यूजन ऑर्फन या डिल्यूजन फोरसेकन का रूब्रिक बहुत कॉमन रहता है। देन रूब्रिक में एंजाइटी कॉजलेस एंड स्लीपलेसनेस एट नाइट, एंजाइटी कॉजलेस विथ स्लीपलेसनेस नाइट। और भी कोई रूब्रिक्स हो तो आप बता दें। डॉक्टर राम प्रवेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। सर, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। सर, मैं तो आपको वो दे तो रही हूँ, आस्क टू अनम्यूट। अब हुआ हेलो। हाँ हाँ, थैंक यू दीपमाला जी, हाँ, और यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई रत्ना भट्ट। बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ आपने मैग्नीशियम कार्ब का पिक्चर जो है व्याख्यान दिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार सब कुछ दिए, उसमें सब जितने भी होना चाहिए दिए। लेकिन मैग्नीशियम कार्ब के पीछे ट्यूबरकुलोसिस डायथिसिस आता है। जी। ट्यूबरकुलोसिस डायथिसिस कोल्ड पेशेंट है ना। हम्म। तो हम्म। जरा सा भी कोई भी चीज जो है वह जो है एक तरह से लैक ऑफ फैसिलिटी, जी। मैग्नीशियम कार्ब
का जो पेशेंट होगा उसका लैक ऑफ वाइटलिटी होगा, जीवनी शक्ति उसमें कम रहता है, और मैग्नीशियम कार्ब देने के बाद उसकी वाइटल फोर्स को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है ना। तो यह बहुत अच्छा मैग्नीशियम कार्ब का जो है सिम्टम है, और सब तो बताए हुए कि ये बहुत अच्छा लगा, तो वेरी वेरी थैंक्स। चैट बॉक्स में और भी क्वेश्चंस है। वेरी वेरी Thank you. थैंक्स रत्ना, फिर Thank you, sir. आइए, ठीक, ओके। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर मनी, एक क्वेश्चन और है चैट बॉक्स में, मैग कार्ब एंड मैग म्यूट थर्मल रिएक्शन एंड डिजायर स्पीड ऑफ एक्शन, काइंडली आप इस पे कुछ बताएं। जी, मैग्नीशियम बचे हैं। हाँ, यस, मैग्नीशियम कार्ब में जो है डिजायर में ओवरऑल स्वीट एंड मीट का क्रेविंग बहुत ज्यादा रहता है, एंड मैग्नीशियम कार्ब चिली रहेगा। मैग्नीशियम म्यूर में कई रेमेडी, कई बुक्स में ऐसा भी है कि उसका थोड़ा सा हॉट की साइड पे दिया जाता है। मैग्नीशियम ग्रुप की एक ही रेमेडी है जिसमें हॉट थर्मल रिएक्शन भी दिखाया जाता है। मैग्नीशियम म्यूर की क्रेविंग्स मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो कोई और भी अगर बताना चाहे तो मेरा भी ये डाउट क्लियर होगा कि मैग्नीशियम म्यूर में क्रेविंग में कुछ इतना स्पेसिफिक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और स्पीड ऑफ एक्शन से रिलेटेड भी आप कुछ बताते हैं मैग्नीशियम में? यस, मैग्नीशियम म्यूर में फीमेल प्रॉब्लम्स को और फीमेल जैसे मेंस्ट्रुएशन है, ल्यूकोरिया है, उसके ही बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रहते हैं मैग्नीशियम म्यूर के, और उसमें जो जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन आएगा वो ज्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे आता है, बिकॉज वो पेशेंट का जो एक जो भी एक्शन रहता है वो उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली ज्यादा रहता है। एंड स्लीप बड़ी स्पेसिफिक है मैग्नीशियम म्यूर में, इनिशियल लेवल पे नहीं सोता है, फिर सो जाता है, फिर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो 2-3 एस्पेक्ट उसकी स्लीप में हम मैग्नीशियम म्यूर में पाए जाते हैं। उसमें भी यही रहता है कि पेशेंट जब उठता है तो हमें फ्रेश नहीं लगेगा, क्योंकि स्लीप उनकी काफी डिस्टर्ब रहती है, और स्लीप में भी उनको वर्क के ही थॉट्स आते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो वर्क रिलेटेड उनके थॉट्स आते हैं। मैग्नीशियम म्यूर में ड्रीम्स इतने आपको डिटेल में नहीं मिलेंगे जितने मैग्नीशियम कार्ब में मिलते हैं, ऐसा है। थैंक यू डॉक्टर रत्ना, अपना आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। आपने काफी खूबसूरती से मैग्नीशियम कार्ब को डिस्क्राइब किया और उससे रिलेटेड आपने बहुत अच्छा। कंपैरेटिवली भी बहुत अच्छे से थैंक यू, एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही थैंक यू आते सर। रहें और अपना वाह, एक्सपीरियंस इस बहुत अच्छा। प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अब हमारा जी हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी ओके, मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।